हेलो नमस्कार साथियों, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं खान सर के पॉकेट जी के बुक के रिवीजन वाले सेशन में। साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि हम लोग पीछे के सेशन में देख चुके थे लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कौन कौन से जो है लोकसभा का अध्यक्ष बने थे। ये सभी पॉइंट हम लोग कवर कर चुके थे। आज के सेशन में हम लोग को जो पढ़ना है, ये पढ़ना है लोकसभा के सभापतियों की तालिका, यानी यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि सभी लोग जो है पीछे के सेशन को देख लिए होंगे। अदरवाइज आप लोग नहीं देखे होंगे, इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जो लोग इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा सूचित कर दूं कि ये बुक आप लोग के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके एग्जाम में जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग के लिए ये बुक जो है रामबाण साबित होने वाला है। तो आप सभी लोग इस बुक को जरूर लाइन बाय लाइन और कंप्लीट बुक को रिवीजन करिएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला लाइन आप सभी लोग पढ़िएगा। थोड़ा सा मैं इसका पेन का साइज कम कर लेता हूँ ताकि जो है आप लोग को जो भी पॉइंट लिखा गया है स्पष्ट तरीके से क्या होगा दिखाई देगा। चलिए थोड़ा सा मैं जूम भी कर लेता हूँ। चलिए सब ओके हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है लोकसभा के सभापतियों की तालिका। तो लोकसभा के सभापतियों की तालिका में आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर लिखा गया है लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही 10 व्यक्तियों को सभापति तालिका के लिए नामांकित या मनोनीत करता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभापति तालिका से कोई भी व्यक्ति सदन का पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष हो सकता है। पीठासीन अधिकारी की शक्ति अध्यक्ष के समान होती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। आप लोगों से पूछ रहा था एग्जामिनर के बतलाइए, जो पीठासीन नियुक्त किए जाते हैं, पीठासीन जो अधिकारी होता है, इसका शक्ति जो होता है ये किसके समक्ष होता है, किसके समान होता है। तो आप लोग बतलाइएगा ये अध्यक्ष के जो है समान होता है। जितना अध्यक्ष का जो है पावर है उतना इसका भी यानी पीठासीन का भी पावर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है संसद के नेता या सदन के नेता। तो संसद के भी नेता हम लोग कह सकते हैं क्योंकि संसद को ही हम लोग सदन के नाम से भी जानते हैं। तो संसद के नेता या सदन के नेता में देखिएगा तो लोकसभा के जो विपक्ष पार्टी के नेता होते हैं, यानी विपक्ष में जो नेता होता है वही जो है संसद का जो है क्या हो जाता है, नेता होता है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता, यानी दोनों पार्टी का जो दोनों पार्टी का नहीं, यानी दोनों सदन के यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं वही कौन हो जाते हैं, संसद के नेता हो जाते हैं। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट लिखा गया है संविधान में सदन के नेता या विपक्ष का नेता का कोई उल्लेख नहीं है। इनका उल्लेख सदन के नियम व संसदीय विधि संविधि में मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट है लोकसभा में सदन का नेता। तो लोकसभा में सदन का नेता में देखिएगा तो यहाँ पर लिखा गया है प्रधानमंत्री। यदि वह लोकसभा का सदस्य है या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत वह मंत्री जो लोकसभा का सदस्य भी है सदन का नेता कहलाता है। अगला पॉइंट देखिएगा लिखा गया है लोकसभा उपाध्यक्ष। तो लोकसभा उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो जब लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो अब लोकसभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसका चयन लोकसभा के सदस्य अपने में से ही साधारण बहुमत से करते हैं। वह शपथ का प्रावधान नहीं, लेकिन उपाध्यक्ष बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। लोकसभा के प्रथम जो उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो आप लोग नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि प्रथम उपाध्यक्ष हैं। तो आप लोग क्या याद रखिएगा, एम अनंतसायनम आप लोग याद रखिएगा। इनका कार्यकाल पूछ लेगा तो आप लोग कहिएगा 1952 से 1956 ईस्वी तक ये किस पोस्ट पर रहे थे, तो आप लोग कहिएगा उपाध्यक्ष बने थे प्रथम। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया 18वीं लोकसभा में उपस्थित पद रिक्त हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो 18वीं लोकसभा में क्या है, उपाध्यक्ष का जो पद है ये क्या है, रिक्त है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट लिखा गया है अल्पकालीन चर्चाएं। तो अल्पकालीन चर्चा में देखिएगा तो लिखा गया एक गैर सरकारी सदस्य के लिए अविलंबनीय मामले पर सदन का ध्यान दिलाने का एक अन्य उपाय है। ऐसी चर्चा उठाने के लिए मामले को संक्षेप में सदस्य द्वारा महासचिव को सूचित देनी होती है। ऐसे सूचना पर संसद के कम से कम 2 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होना चाहिए। भारत में इस प्रथा की शुरुआत 1953 ईस्वी के बाद हुई है। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है स्थगन। तो स्थगन में देखिएगा लिखा गया स्थगन द्वारा सदन की बैठक को एक निश्चित समय के लिए रोक दिया जाता है। यह समय कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सप्ताह भी हो सकता है। स्थगन अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। स्थगन प्रस्ताव। तो स्थगन प्रस्ताव में देखिएगा लिखा गया स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में किसी लोक मामले या
मामले में यानी सार्वजनिक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। ये भी पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं देखते हैं। तो आगे के पॉइंट को आप लोग देखिएगा, यहीं से हम लोग को देखना है। यहाँ पर बतलाया गया है, इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है, इसीलिए इसे राज्यसभा में लाने के बजाय लोकसभा में लाया जाता है। यह एक तरीके का टूल है जो कि सदन की सामान्य कार्यवाही की बाधित करता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है 17वां। तो 17वां इस सदन के किसी सत्र का समापन या 17वां कहलाता है। 17वां की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से होती है। उसको अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया अनिश्चितकालीन स्थगन। तो अनिश्चितकालीन स्थगन यानी निश्चित नहीं है कि कब तक इसको स्थगन किया जाता है। तो इसके तहत अध्यक्ष द्वारा यह नहीं बताया जाता है कि सदन को कितने समय के लिए स्थगित किया जाता है, इसके नाम से ही हम लोग को पता चल जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है विघटन। तो विघटन से विद्यमान सदन की जीवन काल समाप्त हो जाता है। लोकसभा का विघटन किया जा सकता है किंतु राज्यसभा का नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक जो अस्थायी सदन है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं राज्यसभा जो होता है ये एक अस्थायी सदन होता है, यानी इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। बट लोकसभा ये अस्थायी सदन होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। ये भी अब लिखा गया है डेम डॉक पत्र में लिखा गया है नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा के डेम डॉक सदस्य कहते हैं। ये सदस्य जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते, डेम डॉक अगला पॉइंट देखिए लिखा गया क्या होता है, प्रश्न काल चलता है। तो सबसे पहले आप सभी लोग तो प्रश्न काल चलता है, यानी इस समय में क्या संसद द्वारा जो है प्रश्न, संसद का पहला घंटा 12 बजे तक प्रश्न, इस समय संसद अंक बना रहता है। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तो उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तारांकित प्रश्न ऐसा होता है जो आप लोग जो वहाँ पर संसद होते हैं वो मौखिक जो है क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उनका उत्तर भी मौखिक ही मिलता है। यहाँ पर प्रश्न क्या होता है, मौखिक प्रश्न होता है, मौखिक उत्तर भी मिलता है और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग को रखना है। तो पहला में क्या हो जाएगा, मौखिक प्रश्न और मौखिक क्या होता है, उत्तर होता है। इसी में देखिएगा दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन का प्रकार देखिएगा तो ये होता है अतारांकित प्रश्न होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग को लिखित प्रश्न जो है पूछना होता है, यानी लिखित आप लोग को देना होता है कि हमारा ये प्रश्न है और उसका उत्तर भी लिखित में ही मिलता है। उसके बाद यहाँ पर पूरक प्रश्न नहीं होता है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं, यानी एक और जो है टाइप बच गया है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक और टाइप उसमें से बच गया है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर में लिखा गया ये क्या है, तो अल्प सूचना के प्रश्न। तो अल्प सूचना के प्रश्न में देखिएगा यहाँ पर देखिएगा आप लोग को केवल ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर मौखिक प्रश्न होते हैं, मौखिक उत्तर भी मिलता है, सार्वजनिक महत्व के विषय से संबंधित होता है और कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न काल के बाद आता है शून्य काल। तो शून्य काल में क्या होता है, तो यह भारतीय जो है नवाचार है। प्रश्न काल के तुरंत बाद यानी 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटा को शून्य काल कहलाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। आप लोगों से डायरेक्ट एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए शून्य काल जो होता है इसका टाइम कब से कब तक होता है। तो आप लोग क्या बताइएगा, 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच के जो समय है उसको हम लोग क्या
किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग कहिएगा उसको हम लोग शून्यकाल के नाम से जानते हैं। यानी उस समय हम लोग कह सकते हैं लंच हुआ रहता है, यानी उस समय छुट्टी का समय होता है, उसी को हम लोग शून्यकाल कहते हैं। यानी उस समय कोई काम नहीं होता है। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी मामले को उठा सकते हैं। यह अनौपचारिक साधन है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, प्रतिस्थापन प्रस्ताव। तो प्रतिस्थापन प्रस्ताव में देखिएगा, यह किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है। कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश करता है। ये पॉइंट आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या लिखा गया है, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का जो है विशेषाधिकार भंग किया है, तो उसके द्वारा उठाए गए प्रस्ताव विशेषाधिकार प्रस्ताव कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आधे घंटे की बहस। तो आधे घंटे की बहस में देखिएगा, तो लोक महत्व के ऐसे विषय जिनसे संबंधित प्रश्नों का लोकसभा में क्या होता है, तो प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो, पर उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन तथा सोमवार बुधवार शुक्रवार को बैठक के अंतिम घंटे में की जा सकती है। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा लिखा गया है राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे सभापति नियत करे। अगला पॉइंट देखिएगा लिखा गया है सामान्यतः 5 बजे से 5:30 बजे के मध्य के समय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आधे घंटे की इस पर मतदान की चर्चा साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक को हम लोग देखते हैं, किसी भी सदन में प्रस्तुत दोनों सदनों को समान शक्ति है, किंतु संयुक्त बैठक के कारण राज्यसभा का प्रभाव कम होता है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार अस्वीकार पुनर्विचार हेतु भेजना, वीटो का प्रयोग करना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होता है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है धन विधेयक। तो धन विधेयक को हम लोग को किस आर्टिकल में देखना है, तो सबसे पहले आप लोग आर्टिकल याद रखिएगा 110। तो आर्टिकल 110 ये किससे संबंधित है, तो आप लोग धन विधेयक से संबंधित है। केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो धन विधेयक होता है क्या इसको राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, या जो धन विधेयक है ये कहाँ पर पेश होता है, तो आप लोग कहिएगा केवल लोकसभा में ही इसको पेश किया जाता है। राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है या संशोधन की सिफारिश कर सकती है, जिससे स्वीकार करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है। संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं परंतु पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये जो है क्या होता है, पारित होता है। यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को एक पॉइंट याद रखना है कि जो धन विधेयक होता है ये लोकसभा में क्या होता है, पास होता है। यानी लोकसभा में ही इसको लाया जाता है, और राज्यसभा में लोकसभा से जब पास कर दिया जाता है, राज्यसभा में उसको जो है पढ़ने के लिए भेजा जाता है। तो राज्यसभा कुछ उस पर जो है कड़ा डिसीजन नहीं ले सकता है, बट उसको 14 दिनों तक रोक कर रख सकता है। 14 दिनों के बाद उसको डिसीजन देना होता है कि उस पर क्या जो है सहमति देता है कि नहीं देता है। सहमति नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है, वो कानून बनेगा ही बनेगा। तो राज्यसभा के लिए केवल जो है वहाँ पर पढ़ने के लिए कह सकते हैं कि पढ़ने के लिए भेजा जाता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है कि उसका उस पर मत क्या है। तो ये केवल लोकसभा पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद राष्ट्रपति भी भेजा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है परंतु पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है, यानी राष्ट्रपति भेज जाएगा। तो राष्ट्रपति ये नहीं कहेंगे कि एक बार आप लोग इस विषय पर, यानी जो धन विधेयक वाला कानून लाए हैं इस पर एक बार और विचार कर लीजिए, ऐसे राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा पास कर दिया तो मान लीजिए वो पास हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक हम लोग को किस आर्टिकल के तहत देखना है, तो आप लोग कहिएगा आर्टिकल 117 के फर्स्ट। तो आर्टिकल 117 के फर्स्ट के तहत हम लोग को वित्त विधेयक के बारे में पढ़ना है। तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, यानी वित्त विधेयक भी लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा को साधारण विधेयक की भांति शक्तियाँ है, संयुक्त बैठक हो सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व जो है अनुमति आवश्यक नहीं होता है।
राष्ट्रपति स्वीकार या अस्वीकार या पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है कटौती प्रस्ताव। तो ये कटौती प्रस्ताव क्या होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। तो कटौती प्रस्ताव में देखिएगा, तो सबसे पहला तो हम लोग देख लेते हैं नीतिगत कटौती। तो इसमें मांग की राशि को कम कर 1 रुपया कर दी जाती है। यह नीति के प्रति सदन की असहमति को दर्शाता है। सदस्यों द्वारा वैकल्पिक नीति को पेश किया जा सकता है। उसके बाद अगला जो कटौती है ये आर्थिक कटौती है। इसमें होता है मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक करना, प्रस्तावित प्रस्तावित व्यय से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की समीक्षा करना। उसके बाद अगला जो कटौती होता है ये होता है सांकेतिक कटौती। इसमें क्या होता है, इसमें मांग की राशि में 100 रुपये की सांकेतिक कटौती की जाती है। तो इस सभी पॉइंट को आप लोग को क्या करना है, एक करके याद रख लेना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि संसद की अब तक की संयुक्त बैठक कब कब हुआ है, और उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, उस समय कौन राष्ट्रपति थे, और कब ये हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग तो बहुत पॉइंट रह गया, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक पॉइंट देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है अनियमित अनियमित दिन वाले प्रस्ताव। यहाँ पर जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन उस पर प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समय जो है नियत नहीं किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव ये जो होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंडल समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अनुषंगी प्रस्ताव। तो अनुषंगी प्रस्ताव में देखिएगा, तो इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की जो है अगली कार्यकलाप के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। उसके बाद अगला हेडिंग आता है विभिन्न प्रकार के अनुदान। तो कौन कौन से अनुदान है, चलिए हम लोग एक पॉइंट करके समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा बजट के अतिरिक्त संसद द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य अनुदान भी दिए जाते हैं। वो कौन कौन सा है हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अनुपूरक अनुदान। तो अनुपूरक अनुदान क्या होता है, इसमें सदन में दिए जा रहे तारांकित प्रश्नों के उत्तर अर्धकालीन मौखिक रूप से दिए जा रहे उत्तर में यदि कोई स्पष्टीकरण चाहिए होता है, तो उस स्पष्टीकरण के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। अगला आता है कौन सा अनुदान आता है, तो अगला आता है अतिरिक्त अनुदान। तो अतिरिक्त अनुदान में किसी नई सेवा के संबंध में अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता पड़ने पर यह अनुदान दिया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अतिरिक्त अनुदान कहते हैं। मतदान की आवश्यकता नहीं है इसको देने के लिए। ये भी पॉइंट आप लोग को पढ़ाना है। वही हम लोग बात कर लेते हैं अनुदान। क्या होता है, एक भाग के लिए दिया जाता है। लोकसभा को यह शक्ति दी गई है कि जब तक बजट स्वीकार नहीं हो सकता तब तक के लिए देश का प्रशासन चलाने के लिए वह सरकार को धन उपलब्ध कराएं। लोकसभा इसे बिना चर्चा के पास कर देती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद रखना है। तो आगे के पॉइंट क्या करिए, आप लोग पढ़िए। थोड़ा सा मैं गला को फ्रेश कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू इस सेशन को चलाऊंगा। तो पढ़िए यहाँ पर विनियोग विधेयक के बारे में। तो विनियोग विधेयक के बारे में आप लोग जो पॉइंट लिखा गया सभी को पढ़िए, उसके बाद हम कंटिन्यू कराते हैं इस सेशन को।
तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा ताकि मैं चेक कर लूँ कि जो मेरा ये OBS स्टूडियो है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं साउंड जो है प्रॉपर वे में जो है काम कर रहा है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि आज जो है PC हमारा साथ दिया है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है विनियोग विधेयक। तो इसमें क्या होता है, संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाला जाता है। यह संचित निधि से यह संचित निधि से कर के विनियोग के लिए सरकार को कानूनी अधिकार देता है। इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा को इसमें संशोधन करने या अस्वीकार करने की शक्ति नहीं है। उसे इस विधेयक पर सहमति देनी ही पड़ती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। जो राज्यसभा होता है उसको जो है कोई डिसीजन नहीं लेना होता है इस मामले में, यानी विनियोग विधेयक के बारे में वो कुछ नहीं कर सकता है, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। उसका जो है कर्तव्य है कि वो किसी भी परिस्थिति में उसको पास करना ही करना उसके कर्तव्य है, क्योंकि उसको जो है क्या नहीं कर सकता है तो उसको खारिज नहीं कर सकता है। आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा भी गया है। अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर देखिएगा, पढ़िए 1 मिनट, थोड़ा सा मैं फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा गया है भारत की संचित निधि। तो भारत की संचित निधि आप लोग आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 266 266 आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 266 के 1 या आप लोग क या ए के नाम से जानते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा गया है भारत सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व तथा ऋण अदायगी से प्राप्त धन संचित निधि में ही जमा किया जाता है। भारत सरकार के सभी व्यय सामान्यतः संचित निधि के माध्यम से होते हैं। संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाला जाता है। संविधान द्वारा घोषित संचित निधि पर भारतीय व्यय पर मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगला पॉइंट आता है भारत का लोक लेखा निधि। भारत का लोक लेखा जो निधि या कोष होता है, ये इसको किसका आर्टिकल के तहत पढ़ना है, तो आप लोग को ये आर्टिकल 2662 के तहत हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है संचित निधि से शामिल राशियों के अलावा भी भारत सरकार को कुछ राशियां प्राप्त होती है, जैसे बैंक जमा राशियां, बचत भविष्य निधि जमा राशियां। संघ के क्रियाकलाप के संबंध में किसी अधिकारी या न्यायालय कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा नोट में करके लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है लोक लेखा से धन निकालने के लिए सरकार आवश्यकता नहीं होती है। तो यही पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है भारत की आकस्मिक निधि। तो भारत की आकस्मिक जो निधि होता है, इसको इस आर्टिकल के तहत हम लोग को पढ़ना है। आप लोग कहिएगा आर्टिकल 267 267 अनुच्छेद के तहत हम लोग को भारत की आकस्मिक निधि के बारे में पढ़ना है। इसका गठन संसद द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के तहत हुआ है। यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है। इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद को इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यानी इस पैसा को, यानी जो संचित निधि में पैसा है उसको निकालने के लिए किसका ज़रूरत नहीं है, तो संसद की जो है ज़रूरत नहीं है, यानी संसद की वोट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि पैसा को मतलब उसमें संचित निधि में से निकालना है तो संसद के बिना नहीं निकाल सकते, राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। ये पैसा तभी निकलता है जब लगे कि नहीं हमारे देश पर क्या है कि जो आपातकाल की परिस्थिति है उस समय ये पैसा निकाला जाता है संचित निधि से। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये इमरजेंसी बैंक होता है, यानी ज़रूरत पड़े पर, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगा और लगेगा कि हाँ हमारे पास पैसा नहीं है, तब उस कंडीशन में हम लोग निकालते हैं। यानी आप लोग कह सकते हैं कि जो ये आकस्मिक निधि है ये एक गूलर है, जो आवश्यकता के अनुसार पड़ने पर जो है उसको फोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। तो आकस्मिक निधि में कितना पैसा है आप लोग आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। तो आप लोग ऐसे याद रखिए, जो आकस्मिक निधि है, जो भारत का आकस्मिक निधि है, यानी जो आपके पास गूलर है उसमें 267 रुपये आप लोग रखे हुए हैं। जरूरत पड़ने पर फोड़िएगा, अदरवाइज उसको नहीं फोड़िएगा। तो आकस्मिक निधि कौन आर्टिकल, तो 267 आर्टिकल। इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है।
चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को चार्ट के माध्यम से, यानी जो यहाँ पर डायग्राम बनाया है उसके माध्यम से हम लोग क्या याद करते हैं, तो संसद की अब तक हुई संयुक्त बैठक, यानी जो संसद की संयुक्त बैठक होता है जिसका अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और जो संयुक्त बैठक का बुलावा जो बुलाते हैं ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया संयुक्त बैठक कब हुआ था, और यहाँ पर विषय बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि किसके समय जो है संयुक्त बैठक हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे और उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो सबसे पहला जो प्रथम बैठक हुआ था संयुक्त बैठक, ये 1961 ईस्वी में हुआ था। और ये किस विषय पर संयुक्त बैठक हुआ था, तो आप लोग कहिएगा दहेज प्रतिबंध विधेयक को लेकर ये संयुक्त बैठक हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लोग कहिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा संयुक्त बैठक कब होता है, तो ये होता है 1978 ईस्वी में। किस विषय के लिए संयुक्त बैठक बुलाया गया था, तो बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए यह संयुक्त बैठक बुलाया गया था। उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, तो आप सभी लोग जानते हैं मोरारजी देसाई थे, और राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग कहिएगा एन संजीव रेड्डी थे। उसके बाद 2002 में होता है तृतीय संयुक्त बैठक। ये कब होता है, 2002 में, और ये किस विषय पर जो है संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, तो आप लोग कहिएगा आतंक निवारक जो है अध्यादेश के लिए क्या होता है, इस बैठक को बुलाया जाता है। और उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग कहिएगा आर नारायण थे। तो इतना पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद रखना है। तो अभी तक कितना संयुक्त बैठक हुआ है, तो 3 को संयुक्त बैठक हुआ है। कब कब हुआ है, तो आप लोग के सामने दिखाई दिया है, और मैं आप लोग को लाइन बाय लाइन रिविजन भी करा दिया हूँ। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है संसदीय समितियां एवं बजट। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर 1921 ईस्वी से संसदीय समितियां अस्तित्व में आई थी, जिन्हें निरंतर व्यापक रूप से प्रस्थापित किया जाता रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 में इनमें भी समितियों का वर्णन मिलता है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है संसदीय समितियां 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले होते हैं अस्थाई समितियां। ये अस्थाई एवं जो है नियमित समितियां होती है, जिसका गठन संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा के कार्य संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है। इनका कार्य जो है अनवरत प्रकृति का होता है। इसमें निम्नलिखित समितियां शामिल है। वो कौन कौन सी समितियां है, तो पहले देखिएगा वित्तीय समितियां। दूसरा वित्तीय समितियां में भी देखिएगा तो फर्स्ट में देखिएगा लोक लेखा समिति हो जाएगा, दूसरा प्राक्कलन समिति हो जाएगा, तीसरा सार्वजनिक उपक्रम समिति हो जाएगा, और उसके बाद दूसरा में देखिएगा तो विशेषाधिकार समिति हो जाएगा, तीसरा में देखिएगा तो आचार समिति, और चौथा पॉइंट में देखिएगा तो सरकारी जो है आश्वासन समिति, 5वां नंबर पर देखिएगा तो विभागीय समिति, 6 नंबर पर देखिएगा कार्य सलाहकार समिति, 7 नंबर पर देखिएगा निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के लिए समिति। तो इतना समिति हम लोग को याद रखना है, किसमें, अस्थाई समिति में। सॉरी, इन सभी में क्या है, तो अस्थाई समिति है। तो अस्थाई समिति में ये सभी पॉइंट हम लोग देखे हैं। अब आ जाइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अस्थाई समिति में, यानी तदर्थ समितियाँ हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो होता है ये अस्थाई प्राकृतिक होती है। इसका गठन किसी विशेष प्रयोजन या समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। प्रयोजन पूरा होते ही ऐसे समितियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह भी 2 प्रकार की होती है। पहला जो देखिएगा यह जांच समितियां, और दूसरा सलाहकार समितियां। जांच समितियां का गठन समय समय पर आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। और यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं सलाहकार समितियां को लेकर। तो सलाहकार समितियां यहाँ पर देखिएगा, इन्हें यहाँ पर हम लोग क्या देखे हैं, 1 मिनट रुकिएगा क्योंकि आप लोग गड़बड़ा जाइएगा फिर। यहाँ पर हम लोग जांच समितियां की बात कर रहे हैं। तो जांच समितियां का गठन समय समय के पर आवश्यकता के अनुसार होती है। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। आवश्यकता के अनुसार होती है। इन्हें या तो दोनों सदनों द्वारा एक प्रस्ताव लाकर गठित किया जाता है, या अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट विषयों पर जांच कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग हर हाल में याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है सलाहकार समितियों में विधेयकों पर चुनिंदा या संयुक्त जो समितियां शामिल हैं, जिन्हें विशेष विधेयकों पर विचार करने और रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये समितियां अन्य तदर्थ समितियों से उतने ही भिन्न है कि वे
केवल विशेष विधेयक से ही संबंधित होती है। इनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, कार्य पद्धति के नियम को अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसके बाद अगला जो हेडिंग आता है यहाँ पर देखिएगा, अस्थायी समितियों द्वारा किए गए कार्य के आधार पर इन्हें श्रेणियों में वर्गीकृत यानी बांटा भी जाता है। तो किस प्रकार से बांटा गया आप लोग देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट में देखिएगा वित्तीय समिति है। इसके अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल होती है। तो वित्तीय समिति के अंतर्गत तीन जो है समिति आएगा। ये कौन कौन से है, तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये तीनों समिति का नाम आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर पर देखिएगा लोक लेखा समिति आता है। लोक लेखा समिति कुल इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है इसका, और इसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता है। अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है, और 1967 में से ये जो है परंपरा चली आ रही है। 1967 से ये प्रक्रिया चल रहा है। इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल से ही चुना जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं, कवर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिएगा लिखा गया है कार्य एवं शक्तियाँ। तो कार्य एवं शक्तियाँ हम लोग देख लेते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य टैग यानी CAG के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है। कैग के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखते हैं। यह सार्वजनिक व्यय में तकनीकी अनियमितता की जांच करती है, साथ ही अपव्यय, क्षति, भ्रष्टाचार, अक्षमता आदि को भी यह समिति उजागर करती है। यह जांच है कि राशि को उसी कार्य पर खर्च किया गया है जिसके लिए राशि ली गई थी। तो ये जांच एजेंसियां हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार की है। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में हम लोग देखते हैं तो ये संसदीय समितियों में सार्वजनिक बड़ी समिति होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं तथा सभी लोकसभा से संबंधित होते हैं। कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है। इसमें अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, खासकर प्राक्कलन समिति के बारे में सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का सदस्य ही इसका अध्यक्ष बनते हैं। किसका, तो प्राक्कलन समिति का। अगला पॉइंट आता है कार्य एवं शक्तियाँ। तो यह प्रशासन में कार्य कुशलता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है। सार्वजनिक उपक्रमों पर समितियों की स्थापना वर्ष यहाँ पर देखिएगा तो 1 मई 1964 कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया, और टोटल सदस्य 22 और लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। इसमें भी सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है, और कार्यकाल जो का अवधि जो होता है ये 1 वर्ष का होता है, यानी 1 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। अध्यक्ष में देखिएगा तो समिति का अध्यक्ष केवल लोकसभा से ही चुना जाता है, यानी इसका अध्यक्ष जो है केवल लोकसभा से ही आएंगे। और कार्य जो देखिएगा तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जांच करती है। तो इसका कार्य ये होता है, और साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करना इसके कार्यों में शामिल है। तो इसका कार्य भी आप लोग याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष कौन नियुक्त किए जाते हैं, किस पार्टी से नियुक्त किए जाते हैं, ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अब आइए अगला हेडिंग पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया सार्वजनिक उपक्रम समिति के कार्य। तो PSU पर नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी इस समिति द्वारा ली जाती है। समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के व्यवसाय की विश्वसनीयता की जांच करती है। यह सार्वजनिक उपक्रमों की दक्षता और जो है स्वायत्तता की जांच करता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित उन कार्यों को करता है जो इसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। इतना पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद रखना है। आइए आगे के पॉइंट को, आगे के हेडिंग को समझते हैं, और इसमें जो मुख्य पॉइंट लिखा गया है उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है विशेषाधिकार समिति संसद के सदनों के लिए अलग अलग विशेषाधिकार समितियाँ होती है। विशेषाधिकार समिति अस्थायी समिति है लोकसभा में। विशेषाधिकार समिति और ये 15 सदस्यों का समिति होती है। राज्यसभा में विशेषाधिकार समिति का जो सदस्य होता है ये 10 सदस्य होते हैं। इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। उसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के मामलों की जांच करती है तथा उपयुक्त कार्यवाही की अनुशंसा करती है। इसका कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। ये सभी पॉइंट को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आचार समिति। यह समिति संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करवाती है तथा दुराचारण मामलों की जांच करती है। राज्यसभा आचार समिति का गठन 4 मार्च 1997 में हुआ था, जबकि अस्थायी समिति का दर्जा 30 मई 1997 को दिया गया। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। जिसका गठन यानी आचार समिति का गठन 4 मार्च 1997 ईस्वी को होता है और इसको अस्थायी समिति का दर्जा कब प्राप्त होता है तो 30 मई 1997 ईस्वी को। तो ये पॉइंट सभी याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है सरकारी आश्वासन समिति। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है सरकारी आश्वासन समिति। सॉरी, यहाँ पर गलती में पढ़ रहा था तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया है सरकारी आश्वासन समिति। तो सरकारी आश्वासन समिति यह समिति इस बात की जांच करती है कि मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों वचनों एवं प्रतिज्ञाओं का किस सीमा तक कार्यान्वयन हुआ है। उसके बाद आता है अधीनस्थ विधायन समिति। इस समिति में टोटल 15 सदस्य होते हैं और जो है लोकसभा व राज्यसभा के अलग अलग होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है यह समिति इस बात पर विचार करती है कि उपनियम विनियम आदि के निर्माण फर्स्ट संसद द्वारा कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व एवं संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का समुचित प्रयोग हो रहा है या नहीं। इसका गठन 1993 में किया गया। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। किसका गठन 1993 में हुआ है तो आप लोग को ये कहिएगा अधीनस्थ विधायन समिति का ये बात कर रहा है। अगला हेडिंग आता है कार्य सलाहकार समिति। तो कार्य सलाहकार समिति में हम लोग बात कर लेते हैं संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग कार्य जो है सलाहकार समिति होती है। पहले हम देखिएगा तो लोकसभा समिति से 15 सदस्य और राज्यसभा समिति से यहाँ पर 10 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष और अध्यक्ष यहाँ पर देखिएगा। राज्यसभा में अध्यक्ष देखिएगा तो यहाँ पर राज्यसभा का सभापति होते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट आता है यह सदन के समक्ष सरकार द्वारा लाए गए विधायी तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है। और अगला हेडिंग में देखिएगा लिखा गया है निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के लिए समिति। यह लोकसभा की विशेष समिति होती है। राज्यसभा में ऐसी कोई समिति नहीं होती। यह विधेयकों का वर्गीकरण करती है तथा निजी सदस्य जो मंत्री नहीं है द्वारा प्रस्तुत विधेयकों व संकल्पों पर चर्चा हेतु समय निर्धारित करती है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। अब आइए हम लोग सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बात करते हैं बजट। तो बजट को लेकर हम लोग जो है बहुत जो एक्साइटेड होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं बजट कितना महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग इसको जो है लाइन बाय लाइन रिवीजन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा हेडिंग डाला गया है बजट। तो बजट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा लिखा गया भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 में बजट का जिक्र देखने को मिलता है। बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बजट को ही हम लोग क्या कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र कौन सा आर्टिकल में देखने को मिलता है तो आप लोग कहिएगा 112 112 अनुच्छेद में किसका जिक्र है तो आप लोग कहिएगा बजट, जिसको हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। तो बजट जैसा कोई शब्द नहीं लिखा गया है, वहाँ पर लिखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च तक के समय को हम लोग क्या करते हैं वित्तीय वर्ष करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो वित्तीय वर्ष कौन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये एग्जामिनर बार बार आप लोगों से पूछता है तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जो है यहाँ पर किसको है क्या कहते हैं वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च आप लोग याद जरूर रखिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं इससे और संबंधित पॉइंट को।
बजट के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण शामिल किए जाते हैं। पहले हम देखिएगा राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां। दूसरा पॉइंट पर आता है वास्तविक प्राप्तियां एवं खर्च का विवरण। तीसरा पाया जाता है राजस्व बढ़ाने की उपाय व साधन। चौथा पॉइंट पर देखिएगा खर्च का अनुमान, आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीति, कर व्यवस्था एवं खर्च की योजना, नई परियोजना। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है बजट। बजट के संबंध में संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 112 के फर्स्ट में देखिएगा तो लिखा गया है राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जाएगी। संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाला जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कर निर्धारण संबंधी विधेयक संसद में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यानी जब तक कि राष्ट्रपति का सिग्नेचर फाइनल नहीं होता है तब तक कोई पैसा नहीं निकलेगा संचित निधि से, यानी कोई भी मामले में यहाँ पर पैसा पास नहीं किया जाएगा। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। कोई भी बजट यहाँ पर पास नहीं किया जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं चहक जाता है उस बजट पर। इतना पॉइंट आप लोग हर हाल में याद रखिएगा। चलिए हम लोग और पॉइंट आगे समझते हैं बजट से संबंधित। अगला पॉइंट आता है कर संबंधी विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। संसद किसी कर में कमी या समाप्त कर सकती है किंतु इसे बढ़ा नहीं सकती है। प्राधिकृत विधि के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा बजट में दो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। तो पहला जो होता है भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय, यानी संसद में मतदान की आवश्यकता नहीं होती है इसको पास करने के लिए। भारत की संचित निधि से किए गए व्यय हेतु संसद में मतदान आवश्यक होती है। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, अगला हेडिंग हम लोग रख लेते हैं भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय अनुच्छेद 112 के सी। तो इतना हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है इसके अनुसार निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारतीय होगा। पहला देखिएगा यहाँ पर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से सभी लोग पढ़िएगा। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर समझ में नहीं आया हमको भी, तो आपको क्या समझाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय के अनुसार निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारतीय होगा। पहला पॉइंट में देखिएगा राष्ट्रपति की उपबंधिया भत्ते व पद संबंधी अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन न कि वेतन भत्ते। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद सीएजी यानी कै के वेतन भत्ते का व पेंशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते व पेंशन। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है किसी न्यायालय या मध्यस्थम पर अधिकरण के निर्णय, डिग्री या पंचायत की संतुष्टि के लिए अपेक्षित राशियाँ। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट लिखा गया है कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद द्वारा या विधि द्वारा इस प्रकार भारतीय घोषित किया गया है। ये सभी पॉइंट क्या करिएगा आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या पढ़ना है 18वीं लोकसभा। तो 18वीं लोकसभा को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग 18वीं लोकसभा को भी हम लोग क्या करते हैं निपटाते हैं। उससे पहले आप लोग इस डायग्राम को एक बार अपने जो है मन में एक बार सभी लोग जरूर पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट क्या करेंगे समझेंगे।
ये तो सभी लोग को पता होगा कि 18वीं लोकसभा के बारे में, तो 18वीं लोकसभा के बारे में एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। अदरवाइज सभी लोग को पता होगा कि 18वीं लोकसभा में किस पार्टी को कितना सीट मिला था और किस पार्टी का सरकार रही है, तो सभी लोग को पता होगा। अदरवाइज हम लोग देख लेते हैं जिनको पता नहीं है। यहाँ पर देखिएगा चुनाव जो है 543 सीटों पर चुनाव हुए, जिसके परिणाम आप लोगों के सामने है। यहाँ पर पार्टी का नाम लिखा गया है, यहाँ पर प्राप्त सीटें लिखा गया है और यहाँ पर कितना परसेंट वोट मिला है। सबसे पहला पार्टी जो आता है ये बीजेपी आता है। टोटल जो सीट मिला है 240 सीट मिला है। और यहाँ पर देखिएगा 36.56 क्या हुआ है परसेंटेज वोट मिला है, यानी कुल वोट का इतना परसेंट बीजेपी को वोट मिला है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है कांग्रेस, जिसको 99 सीट मिला है और 21.19% यहाँ पर इसको वोट मिला है। उसके बाद जो आता है समाजवादी पार्टी, जिसको 37 सीटों पर जो है जीते मिला है, यानी वोट मिला है और टोटल वोट का 4.58% वोट मिला है। उसी प्रकार रहता है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तो ये इसको जो है 29 सीट पर मिला है, सॉरी 29 सीट पर जो है जीत मिला है और ये टोटल वोट का 4.37% वोट मिला है। उसके बाद आता है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK, आप लोग याद रखिएगा, इसको टोटल 22 सीट मिले हैं और ये टोटल इतना परसेंटेज वोट मिला है। उसके बाद आता है तेलुगु देशम पार्टी, जिसको टोटल 16 वोट मिला है और ये इतना होता है। उसके बाद आता है जनता दल यूनाइटेड, यानी ये बिहार का जो पार्टी है, नीतीश कुमार का जो पार्टी है, इसको 12 सीट मिलता है और ये इतना परसेंटेज वोट लाता है। तो यह सभी पॉइंट आप लोग को पहले से पता होगा, अदरवाइज नहीं पता है तो आप लोग के सामने चार्ट दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है बीजेपी व उसके सहयोगी दलों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA कहते हैं। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। संयुक्त प्रगतिशील यानी UPA का नया रूप ही इंडिया है। इंडिया यानी आप लोग देखिएगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। जिसकी स्थापना कांग्रेस व सहयोगी दलों ने 17 जुलाई 2023 को की थी। 18वीं लोकसभा में टॉप 5 सर्वाधिक मत से शंकर लालवन थे और यहाँ पर ये ध्रुव प्रकार शिवराज सिंह चौहान ये आए हुए हैं, उनके 8,08 फोटो थे। उसी प्रकार आप लोग देखते पाटिल, ये भाजपा के ही है और ये नवसारी गुजरात से आते हैं, इनका संसदीय क्षेत्र है। ये 7,73,000 वोटों से जीत कर आए थे। उसके बाद आता है 5 नंबर पर अमित शाह का ठीक रहता है और ये गांधीनगर गुजरात से संसदीय सीट इनका है और ये 7,44,000 सीटों से ये 7,44,000 वोटों से ये जीत कर आते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर नोटा का रिकॉर्ड देखिएगा तो यहाँ पर इंदौर कुल वोट कितना आया था नोटा में, तो नोटा में देखिएगा यहाँ पर कितना वोट आया था। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है नेता, यहाँ पर नरेंद्र मोदी और यहाँ पर सीट लिखा गया है। तो नरेंद्र मोदी का सीट जो है ये बनारसी सीट है, आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश, और ये इतने वोटों से जीते थे, 1,50,000 1,00,000 जो है 5,020 वोटों से हम लोग कह सकते हैं, नहीं 1,50,000 1,50,020 वोटों से हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1.52 लाख वोटों का अंतर हम लोग को देखने को मिला था, यानी इतने वोटों से ये जीत कर आए थे। उसके बाद राहुल गांधी आते हैं रायबरेली से, ये 3.9 लाख वोटों से जीत कर आए थे। तो ये पॉइंट भी आप लोग समझ गए होंगे। ये सभी पॉइंट आप लोग को याद रखना है, अदरवाइज आप लोग को याद भी होगा पहले से ही। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा पेज नंबर 122 पर, पेज नंबर 122 पर यहाँ पर बहुत पॉइंट आप लोग अभी हम लोग को देखने को है। उसके बाद हम लोग कल के सेशन में हम लोग एक नया यहाँ पर पॉइंट स्टार्ट करेंगे, नया एक यहाँ से
क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है भारत का महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसका जिक्र अनुच्छेद 76 में हम लोग को देखने को मिलता है। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर जो है बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसको भी हम लोग एक सेशन में निपटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है। यानी उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे उच्चतम न्यायालय। तो एक सेशन में हम लोग पूरे महान्यायवादी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, निपटाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, न्यूनतम 48 वोट से मुंबई नॉर्थ वेस्ट से शिवसेना यानी शिंदे के रविंद्र दत्ता राम जीते थे। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। 18वीं लोकसभा में महिलाएं जीती टोटल कितने, तो 75। इसमें देखिएगा 2019 में 78 जीती थी, और इस बार 3 सीट यहाँ पर कम ही हो गया है। 167 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया। इन 176 में से 62 भाजपा व 32 कांग्रेस ने जीती, बाकी सीटें अन्य दलों ने जीती। चुनाव देखिएगा तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया गया, और कितने चरणों में, 7 चरणों में। पहला चरण 19 अप्रैल, उसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून का अंतिम मतदान हुआ था। और यहाँ पर देखिएगा टोटल जो है 44 दिन का 44 दिनों तक इसका चुनाव चला था। और उसके बाद देखिए चुनाव की घोषणा जो हुआ था ये 16 मार्च 2024 को हुआ था। परिणाम का घोषित जो हुआ था ये 4 जून 2024 को हुआ था। उसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या जो था ये 96.86 करोड़ लोगों ने जो है क्या हुआ है वोट दिए हैं, लगभग बतलाया गया है। पोलिंग बूथ की संख्या जो था ये 10 साढ़े 10 लाख था। और पहली बार वोटर्स जो है इतना करोड़ वोटर्स जो है क्या हुआ, पहली बार वोटर्स यानी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स जो थे ये इतना थे, यानी 1.82 करोड़ जो वोटर्स था ये फर्स्ट टाइम वोटर्स था, यानी पहला बार वोट किए थे। 10 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स 2 लाख से ज़्यादा है। 10 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स 10 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स 2 लाख से ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम 55 लाख से ज़्यादा संख्या में थी। पहली बार 18वीं लोकसभा में बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा दी गई थी। पुरुष वोटर्स की संख्या देखिएगा तो 49.7 करोड़ था। महिला वोटर्स का संख्या देखिएगा तो 47.1 करोड़ था। ट्रांसजेंडर वोटर्स जो थे ये 48,000 थे। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा व मंत्रिपरिषद को भंग करने का सिफारिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को की है। और एनडीए द्वारा अपना नेता नरेंद्र मोदी को 6 जून 2024 को चुना है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 को शपथ लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी व 71 मंत्रियों की शपथ दिलाए। और 71 मंत्री में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री, प्रभार राज्य मंत्री, 36 राज्य मंत्री थे। 71 मंत्रियों में 7 पूर्व मुख्यमंत्री और 7 महिलाएं और 27 ओबीसी से और 10 एससी से और 5 जो है अल्पसंख्यक से मंत्री बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के अतिथि शामिल हुए जो निम्न है, आप लोग देख सकते हैं। नेपाल से प्रधानमंत्री आए थे, उसके बाद भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे आए थे, उसके बाद बांग्लादेश के भी प्रधानमंत्री आए थे, उसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति आए थे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे और मालदीव के राष्ट्रपति आए थे। और यहाँ पर देखिएगा सेशेल्स के उप राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे। तो ये अतिथि का भी आप लोग नाम याद रखिएगा, किस देश के कौन जो है मंत्री आए थे। यहाँ पर देखिएगा सेशेल्स देश हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों का एक राष्ट्र है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है, पहली बार शपथ ग्रहण समारोह में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी शामिल हुए। मंत्रिपरिषद में जीतन राम सर्वाधिक आयु के मंत्री बने हैं, जबकि न्यूनतम आयु के मंत्री टीडीपी के राम मोहन बने हैं। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आई होप कि जितने पॉइंट मैं बतलाया हूँ आज के सेशन में सभी पॉइंट आप लोग को एक करके क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं।
तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा। और हाँ, जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि इस बुक का जो है हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा सेशन देख चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट का जो है प्रयोग करिए और वहाँ से एक एक करके जब आप लोग को टाइम मिल रहा है उसी समय आप लोग क्या करिए, निपटा दीजिए। जितना भी प्रीवियस में हम लोग क्लास कर चुके हैं और अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से। मैं वहाँ पर सीरियल वाइज यानी क्रम वाइज वहाँ पर वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ। वहाँ से आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिएगा जब आप लोग को टाइम मिलेगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। और हाँ, आप लोग किस सब्जेक्ट को और आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर बतलाइएगा। यानी कहने का मतलब कि आप लोग अगला सब्जेक्ट कौन सा चाहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी खत्म होगा तो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट चालू करेंगे, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। क्या हम लोग जो है ज्योग्राफी चालू करें कि इकोनॉमिक्स चालू करें, आप सभी लोग बताइएगा कि हम लोग साइंस चालू करें। तीनों में से आप लोग बताइएगा कौन हम लोग सबसे पहले चालू करें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू।